गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा हुआ टेस्ट तुम लोगों का? टेस्ट की अभी रैंक लिस्ट तो नहीं आई होगी ना? ओके, टेस्ट कैसा था? पाठ रखो। आंसर में तो करेक्शन करा दूंगा, जो भी गड़बड़ लगा होगा वो मुझे बताना। सरायू ने एक बताया था तो वो करा दूंगा मैं। टेस्ट में जो भी क्वेश्चन नहीं आए होंगे ना, एक बार खुद से घर पे सॉल्व करना ना, तो थोड़ा सा समझ आएगा कि क्या मिस्टेक हुई थी, आता ही नहीं था या एग्जाम में थोड़ा जल्दीबाजी की वजह से दिक्कत हुई। कई बार हमें एग्जाम में आता भी रहता है तो भी हम फास्ट फास्ट करने की वजह से नहीं कर पाते। हार्ड नॉर्मल ही था, बहुत हार्ड तो नहीं था, पेपर नॉर्मल ही था। तो नेक्स्ट टाइम टेस्ट होगी या नहीं? क्यों? टेस्ट तो हर संडे ही रहती है ना। ये कैसा क्वेश्चन है? हाँ, इस इस वाले टेस्ट में रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक रहेगा ना, इस वीक में रिलेटिव वेलोसिटी खत्म होगा तो वो, और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन ना, ये दो क्वेश्चन रहेंगे। फिजिक्स में तो रिलेटिव वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, और मैथ और केम में बताओ क्या क्या रखना है। मैथ में इनक्वालिटीज। सीक्वेंस एंड सीरीज तो हो गया ना मैथ में। एचपी केवल क्या रखेंगे? अच्छा, एचपी नहीं आया था। हाँ, तो यार कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज रखो ना, कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ही रख लेते हैं। और केम में क्या रखना है? केम में आइसोमेरिज्म, ओके। लास्ट वीक केम में क्या था? लास्ट वीक का केम का सिलेबस क्या था? अच्छा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज था, ओके ओके। ठीक है, ठीक। आइसोमेरिज्म अगर इस वीक में और हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है अभी जस्ट शुरू हुआ है तो वो जाने दो, फिर कुछ और रख लो, अगर आइसोमेरिज्म जस्ट शुरू हुआ है तो अभी जाने दो आइसोमेरिज्म, अगर बहुत बाकी है तो कोई और रख लो, पिछला कोई रिवाइज कर लेंगे।
एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है तो फिर एटॉमिक ही रख लेते हैं। आईयूपीएसी का टेस्ट हुआ क्या, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का? ठीक है तो फिर वही रख लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर रख देते हैं ना। ठीक है, अब यही फाइनल है ना, केम में एटॉमिक, फिजिक्स में रिलेटिव और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, और मैथ में कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं। हाँ क्लास होगा, क्लास होगा। हाँ भावेश, एडवांस के भी टेस्ट रखेंगे अभी, लेकिन स्टार्ट है और एक तो चीजें ऑनलाइन चल रही है ना, कुछ दिन में एडवांस का भी टेस्ट लगाते हैं। थोड़ा और हो जाने दो, अभी तो फिजिक्स में तो बेसिक चैप्टर हुए हैं, पहला ही चैप्टर चल रहा है। पहले में तीन तीन चैप्टर आगे, इस चक्कर में बहुत टाइम लग गया। अब आगे कोर्स थोड़ा तुम लोग का फास्ट जाएगा, ये काइनेमेटिक्स खत्म होते ही ना। चलो अब जल्दी रिलेटिव वेलोसिटी शुरू करते हैं ना। रिलेटिव वेलोसिटी में देखो, हम लोगों ने लास्ट टाइम ये समझ लिया था, दो लेक्चर और होंगे। ये काइनेमेटिक्स में दो लेक्चर और होंगे, बस फिर ये हो जाएगा। फिर एलओएम से चैप्टर छोटे छोटे, फिर वो जल्दी जल्दी होंगे। तो देखो, ये रिलेटिव वेलोसिटी में हमने क्या देखा है, मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी ऑब्जर्वर बनेगा, जो भी ऑब्जर्वर बनेगा ना, अगर मान लो बी ऑब्जर्वर है और ए को देख रहे हैं, तो आर ए बी उसकी पोजीशन ऐसे लिखते हैं ना। और हमेशा ऑब्जर्वर अपनी पोजीशन सब्ट्रैक्ट करता है, और ऑब्जर्वर हमेशा अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करता है, और खुद को हमेशा रेस्ट पे मानता है, और ये सोचता है कि बाकी सब चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो रिलेटिव वेलोसिटी पर लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था। कुछ एक प्रॉब्लम किए थे, और कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं ना। तो जैसे एक प्रॉब्लम करते हैं, सपोज ये हमने बिना रिलेटिव के भी किया था, अब रिलेटिव से करेंगे। दो ट्रेन है, एक इधर को जा रहा है विथ स्पीड वी ए, और एक ट्रेन इधर को जा रहा है विथ स्पीड वी बी, और वी ए इज ग्रेटर देन वी बी। इसकी लेंथ है कुछ एल ए, और इसकी लेंथ है कुछ एल बी। वी ए ग्रेटर देन वी बी है, तो क्या होगा यहाँ पर, पीछे वाली ट्रेन आगे वाली ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। तो हमें बताना है, फाइंड टाइम टेकन बाय ए टू क्रॉस बी। क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना?
देखो इसको हमने लास्ट टाइम बिना रिलेटिव के सॉल्व किया था, अभी हम लोग रिलेटिव से सॉल्व करेंगे। रिलेटिव से सॉल्व करेंगे तो कोई एक को ऑब्जर्वर बना दो और एक को चलाओ केवल ना। अगर मान लो हम एक को ऑब्जर्वर बना दे और एक को चलाएं, आवाज आ रही है ना? हेलो? हाँ ठीक है। तो एक को ऑब्जर्वर बना दे और एक को चलाएं, तो मान लो हम इसमें बी को ऑब्जर्वर बना देते हैं। हाँ ऐसे आ जाएगा ना। अगर हम बी को ऑब्जर्वर बना देंगे तो बी क्या देखेगा, मैं रुका हुआ हूं ना। बी देखेगा मैं रुका हुआ हूं, केवल ए वाली ट्रेन चल रही है। ए वाली ट्रेन की उसकी स्पीड कितनी दिखेगी, बी वाली ट्रेन अपनी स्पीड। यार ये थोड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी ये दिक्कत आती है। अभी हुआ सही क्या आवाज? ठीक है। तो देखो बी वाला ऑब्जर्वर है, तो ए वाली की स्पीड कितनी दिखेगा, ए की स्पीड से अपनी स्पीड सब्ट्रैक्ट करेगा, तो वी ए माइनस वी बी, नहीं इतनी स्पीड से आता दिखेगा। और बी देखेगा मैं रुका हुआ हूं, ए जा रहा है, तो ए कब क्रॉस हो जाएगा, जब ए का टेल बी के हेड क्या आ जाएगा ना। जब ऐसे आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि ए क्रॉस हो गया। तो अगर हमें ये देखना है कि ये तो रुका हुआ है, ये कितना चला, वो पता चल जाए डिस्टेंस और स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। ट्रेन कितना चला उसके लिए ट्रेन का कोई भी एक पॉइंट देख लो, उसका हेड देख लो या टेल देख लो। मान लो हम हेड देखते हैं, तो ये पॉइंट यहां से यहां आ गया ना, तो कितना चला ये, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ना, ये डिस्टेंस कितनी है एल बी, और ये डिस्टेंस कितनी है एल ए ना, ये डिस्टेंस है एल बी के बराबर और ये डिस्टेंस है एल ए के बराबर। तो ट्रेन का कोई भी एक पॉइंट हेड देखा हमने, तो डिस्टेंस कितना चला है एल ए प्लस एल बी, और स्पीड रिलेटिव कितनी आई है वी ए माइनस वी बी। तो बी देखा है मैं रुका हुआ हूँ, ट्रेन चल रहा है एल ए प्लस एल बी और स्पीड है वी ए माइनस वी बी, तो टाइम कितना लग जाएगा एल ए प्लस एल बी अपॉन में वी ए माइनस वी बी। ठीक है, सबको समझ आया होगा? My operating system would go exactly where it is. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करें। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, सपोज इधर कोई पर्सन खड़ा है, एक वो ऊपर से एक पार्टिकल ड्रॉप करता है और नीचे से एक पार्टिकल ऊपर को फेंका जाता है। ऊपर से जो पार्टिकल ड्रॉप किया गया उसकी स्पीड मान लो कुछ 0 है, और नीचे से जो फेंका गया उसकी स्पीड है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी हाइट है कुछ सपोज, एक मिनट, 45 मीटर। तो हमें बताना है कि कितनी टाइम के बाद ये दोनों एक दूसरे को
क्रॉस करेंगे, फेंकने के कितनी देर बाद ना, ये टाइम 0 पर ये ऊपर से ड्रॉप हुआ है और टाइम 0 पे इसको ऊपर को फेंका गया, तो हमें बताना है कि कितने टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग ऐसे सोचेंगे, मान लो कोई एक को ऑब्जर्वर बना दो, मान लो हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया। अगर बी को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ इनिशियल स्पीड ना, उसको यू लिखते हैं, इनिशियल स्पीड ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना दिखेगा, यू ए माइनस यू बी ना। ए की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की स्पीड कितनी दी है 0, और बी की कितनी है, ऊपर को है +20 ना, ऊपर को जो भी होगा वो प्लस, जो भी नीचे होगा वो माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -20। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये कितना आएगा, हाँ सही है, सबका सही है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आएगा, 0 ना। एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, ए नीचे को आ रहा है तो ए का एक्सेलरेशन अभी कितना है, ए का एक्सेलरेशन है -g, और बी का भी एक्सेलरेशन कितना है -g। हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन नीचे को है तो नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, रिलेटिव वाला 0 ना। ए का भी एक्सेलरेशन नीचे है, बी का भी एक्सेलरेशन नीचे है, और दोनों की वैल्यू g है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा ध्यान रखो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आएगा ना, क्योंकि दोनों पे एक्सेलरेशन g लग रहा है डाउनवर्ड, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो अब बी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बी देख रहा है कि मैं रुका हुआ हूं, ए की स्पीड -20 है, ए की स्पीड -20 मतलब नीचे को है, ए की स्पीड 20 है और नीचे को है ना, माइनस मतलब डाउनवर्ड, ये डायरेक्शन बना दिया तो फिर अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो बी देख रहा है कि ए मेरे से कितनी दूरी से स्टार्ट हुआ है, 45 मीटर से, और एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो बी देख रहा है मैं रुका हुआ हूं, ए वाला एक कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, तो ये 45 मीटर चलने में कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा, तो फिर टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ना, तो ये आ जाएगा 2.25 सेकेंड। ठीक है, सबको समझ आया होगा। हाँ, रिलेटिव से इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, जबकि पहले हमें क्या करना पड़ता था, ये कुछ H1 आया, ये H2 आया, दोनों का सम निकालना पड़ता था, वो बराबर 45 करना पड़ता था। बस अब श्रेयस 1D के अब ज्यादा नहीं करेंगे, हम लोगों को कोर्स भी खत्म करना है, अभी रिलेटिव में भी काफी बचा हुआ है, अब 2D वाले स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे इजीली हो जाएंगे, 1D वाले में तो कुछ करना ही नहीं है ज्यादा, अब 2D पे फोकस करते हैं ना। 2D में भी हमें पता है कि कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भावेश ना, सब जगह यूज कर सकते हैं।
थोड़ा बस ये सब चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे आपने यहाँ से फेंका तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 2.25 सेकेंड टाइम आ रहा है और उससे पहले ये नीचे गिर गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी आएगी, 2u/g करोगे तो 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड से पहले ही मिल गया तो ही पॉसिबल है ना। अगर वो 4 सेकेंड के सिर्फ मान लो एक ही सेकेंड में नीचे गिर जाता तो फिर ये आंसर पॉसिबल नहीं था। तो ये थोड़ा सा जनरल आपको चेक करना रहेगा, वो तो ऐसे वो देख के समझ आ जाता है। भावेश समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या लिख दिया? अच्छा यार ऑब्जर्वर, ये एस लगा लो भाई, यहाँ पे ऑब्जर्वर की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। तो अब चलो हम लोग अब 2D के क्वेश्चन कर रहे हैं ना। 2D में भी कॉन्सेप्ट सेम लगता है, बस हम लोग आई और जे यूज करेंगे प्लस और माइनस की जगह ना। तो सपोज ऐसा कुछ सिचुएशन लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। यहाँ पे देखो एक पार्टिकल है, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू करता है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल वाई एक्सिस के लॉन्ग चलना शुरू करता है यहाँ से कुछ 50 मीटर से विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अब यहाँ पे बताना है कि व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन में देखो ध्रुवील ये दिया गया है कि पार्टिकल ए एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है इतनी स्पीड से, पार्टिकल भी इधर चल रहा है। टाइम जीरो पे ये ओरिजिन पे था, टाइम जीरो पे ये यहाँ पे 50 मीटर पे था। तो हमें इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। यहाँ पे देखो एक बार आपको समझ आ रहा है कि शुरू में ये जैसे ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये फास्ट आ रहा होगा, मान लो ये थोड़ा ये ज्यादा आगे आया, ये थोड़ा इधर, तो ये डिस्टेंस कम हो गई। फिर एक टाइम बाद क्या होगा, ये ऊपर निकल जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना। तो कोई एक जगह हुआ होगा जब डिस्टेंस मिनिमम हुई है 25। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। तो कोई इसको करने का एक तो तरीका है, मिनिमम पूछा है तो मैक्सिमा मिनिमा लगा देते हैं ना। एक तो मैक्सिमा मिनिमा से लगा सकते हैं, तो हम लोग पहले मेथड 1 से देखते हैं ना, जिसमें हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे।
मैक्सिमा मिनिमा वाले एक मैक्सिमा मिनिमा से लगाएंगे और एक हम लोग फिर रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करेंगे ना। मैक्सिमा मिनिमा से अगर हम सॉल्व करें तो मान लो टी टाइम बाद इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हुई है ना, हमने मान लिया कि टी टाइम बाद इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हुई है, या कोई भी टी टाइम बाद इनके बीच की डिस्टेंस निकाले, तो ये ए वाला कितना चल चुका होगा, ए वाला 10 की स्पीड से आ रहा है तो 10 इंटू टी चल चुका होगा ना, और बी वाला कितना चल चुका होगा 20 टी। बी पहले यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, यहाँ से ये यहाँ आ गया, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस आएगी ना ए और बी के बीच की, ये पूरी साइड 50 है, ये ओ है, तो अब हमें अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो वो कितनी बोलेंगे, ए और बी के बीच की ये जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। हाँ, ओ ए की वैल्यू कितनी बोलेंगे टाइम टी पर 10 टी, और ओ बी की वैल्यू टाइम टी पे कितनी बोलेंगे 50 माइनस 20 टी ना, ये 20 टी आगे गया तो 50 में से सब्ट्रैक्ट करके ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 50 माइनस 20 टी, ये साइड पता है ये साइड पता है, तो पाइथागोरस लगा के ये निकाल लेंगे। अब देखो डी कब मिनिमम होगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐसे लिख देते हैं ना, डी स्क्वायर इक्वल टू आएगा 10 टी का स्क्वायर प्लस 50 माइनस 20 टी का स्क्वायर। अब देखो जब डी स्क्वायर मिनिमम होगा तभी डी मिनिमम होगा ना, जब डी स्क्वायर कम होगा तब डी भी कम होगा, तो हम इसका मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते हैं ना, अंडर रूट के साथ भी कर सकते थे बट उसमें ज्यादा डिफरेंशिएशन करना पड़ता, तो मैंने अंडर रूट की जगह केवल अंदर वाले का लिया, जब वो अंदर वाला मिनिमम होगा तो पूरा वैल्यू मिनिमम होगा, तो केवल इसका मैक्सिमा मिनिमा निकालना है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये डी स्क्वायर किसका फंक्शन है टाइम का, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी स्क्वायर अपॉन में डी टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 10 का स्क्वायर 100 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, फिर ये यहां पर अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पावर फंक्शन है, पावर के अंदर ये फंक्शन है ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ कितना आ जाएगा पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर पावर के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का करेंगे तो 50 का 0 और माइनस 20 टी का माइनस 20, और मैक्सिमा मिनिमा में सब डिफरेंशिएट करके किसके बराबर कर देते हैं 0 के बराबर कर देंगे ना, सब डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0। याद आ रहा है सबको मैक्सिमा मिनिमा में क्या पढ़ा था हमने, तो अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 टी माइनस 40 इंटू 50 माइनस 20 टी इक्वल टू 0, ऐसे आ गया ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 200 टी, एक 0 तो कॉमन हो सकता था, चलो अच्छा बाद में कर देते हैं ना, ऐसे आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 1000 टी इक्वल टू 2000, मतलब टाइम इससे कितना आ रहा है 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हुई थी ना 2 सेकेंड बाद, तो इसका मतलब अब आप निकाल सकते हो 2 सेकेंड पे कौन कितना कितना चल चुका होगा, 2 सेकेंड में ये कितना चल चुका है 10 इंटू टी मतलब 20, और ये कितना हो चुका है 20 टी, ये 40 है, मतलब ये कितना बचा है 10 ना, ये 40 चला है तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी 10, तो 2 सेकेंड बाद का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये चला होगा 20 और ये चल चुका है 40, तो इसका मतलब ये 10 है, तो अब बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है, तो डी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी ना, यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे, हाँ
तो डी की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10√5। ये इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो गई। नोट कर लो। अबे देखो ना, यहाँ पर ध्रुवीय ये 10t का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100, और t का स्क्वायर t स्क्वायर, तो 100t² का डिफरेंशिएशन करना है। 100t² का डिफरेंशिएशन में 100 तो बाहर आ जाएगा ना, t² का 2t हो जाएगा। हाँ, रिलेटिव से भी अभी करूंगा ना, ये मेथड 1 था कैलकुलस से, फिर अब रिलेटिव से करता हूँ ना। ये भी मेथड होता है तो बताना जरूरी है ये भी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं इसी प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी से। जब रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे तो कोई एक को ऑब्जर्वर बना देंगे ना। यहाँ पे देखो, ए की स्पीड कितनी बोलोगे ना, ए की स्पीड बोलोगे 10 i कैप, और बी की स्पीड बोलोगे 20 j कैप ना, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना 20 j कैप। तो ए और बी की हमें स्पीड पता है। ए की स्पीड पता है 10 i कैप, और बी की स्पीड पता है वेलोसिटी 20 j कैप। अब मान लो इनमें कोई एक को ऑब्जर्वर बना दो ना, जब रिलेटिव से सोचेंगे तो मान लो ए को हमने ऑब्जर्वर बना दिया। अगर ए ऑब्जर्वर बन जाएगा तो वो क्या देखेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना, यू बी माइनस यू ए। तो कितना आएगा 20 j कैप माइनस 10 i कैप, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं -10 i कैप प्लस 20 j कैप। तो जब ए ऑब्जर्वर बन रहा है तो वो क्या देख रहा है कि वो रुका हुआ है ना, ए यहाँ पे था ना, तो वो देख रहा है मैं रुका हुआ हूँ, केवल बी चल रहा है। और बी की वेलोसिटी कितनी देख रहा है, -10 i कैप। -10 i कैप किधर होगा, इधर को ना, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और +20 j कैप तो इधर को। तो -10 और +20 का रिजल्टेंट इधर कहीं दिख रहा होगा ना। ये सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? -10 और +20 का रिजल्टेंट इधर वेक्टर दिख रहा होगा। तो वो बी को देख रहा है कि बी कुछ ऐसे जा रहा है ना। ए को लगेगा कि मैं तो रुका हुआ हूं, बी ऐसे इस लाइन पे जा रहा है। तो ए के लिए बी सबसे क्लोज कब आया होगा, ए के लिए बी सबसे क्लोज कब आया होगा? ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लाइन का सबसे मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालोगे ना। एक लाइन का एक पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो परपेंडिकुलर डालोगे ना, यही वाली डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगी ना। तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ये वाली डिस्टेंस को हम बोलेंगे ये डी मिनिमम है। अब ये निकालेंगे कैसे? तो देखो आपको ये पता है, ये एंगल पता है क्या, ये मान लो थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू पता है ना हमें। tan थीटा कितना आएगा, 20/10 मतलब 2। ठीक है, और ये पूरा एंगल कितना है, ये एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में, ये पूरा एंगल कितना आएगा 90। और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा।
और ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये कितना है 90, तो ये एंगल कितना आना चाहिए? अब देखो ए से बी तक की ये जो डिस्टेंस है ये 50 मीटर है। ये मान लो हमें ए बी पता है, थीटा पता है और ए सी निकालना है, डी मिनिमम निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है? ए सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में 90 के सामने ये ए बी है ना, 90 के सामने, तो ये हाइपोटेन्यूस है और हमें ये सही है ए सी थीटा के एडजेसेंट वाली साइड। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस इंटू कॉस थीटा करेंगे ना। ए सी निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 50 इंटू कॉस थीटा। टैन थीटा अगर 2 है तो कॉस थीटा कितना आएगा, 2 मतलब 2/1 ना, एक साइड 2 है एक साइड 1 है ना, तो ये आ जाएगा 1 में √5। अब इसमें √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10√5। सब कुछ समझ आया क्या कर रहा हूं मैं? अगर इसमें टाइम निकालना होता तो क्या करते, कितने टाइम बाद वो क्लोज आया, तो टाइम के लिए क्या करोगे? तो टाइम के लिए देखो हम क्या करेंगे, कहां पे श्रेयस समझ नहीं आया, अनम्यूट करके बता। श्रेयस अनम्यूट करके बता, कहां नहीं समझ आया? हाँ डी मिनिमम अनम्यूट करना, डी मिनिमम नहीं समझ आया बट उसके लिए अनम्यूट तो कर। हमने देखो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री है, ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये 90 डिग्री है। ये ए बी वाली साइड पता है और ए सी वाली साइड निकालना है, ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा लगाया। कॉस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन में ए बी, साइन थीटा कॉस थीटा तो पता होगा ना, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी कॉस थीटा हो जाएगी ना। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब टाइम निकालें। तो देखो टाइम के लिए आप क्या करोगे, टाइम के लिए ए देखेगा कि मैं रुका हुआ, बी को यहां से यहां जाना है, बी को सी तक जाना है, तो सी तक का टाइम चाहिए उसको ना, बी को सी तक के जाने का टाइम चाहिए। तो बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, ये हमें पता है साइड, ये थीटा पता है, तो ये सामने वाली लेंथ अपॉन में इधर की स्पीड, ये स्पीड क्या है रिलेटिव वाली, इसका मॉड ना, ये रिलेटिव स्पीड का मॉड है ना, ये 10 और 20 का नेट निकालना है। तो टाइम के लिए क्या कर दोगे, यहां पे लिख देता हूं टाइम, या इधर ही लिखता हूं। टाइम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, बी से सी तक की डिस्टेंस अपॉन में जो भी रिलेटिव स्पीड आई थी ना, उसका मैग्नीट्यूड डाल देना है यहाँ पर। बी से सी तक की डिस्टेंस कितना बोलोगे, ये ए बी और थीटा के सामने वाली साइड चाहिए ना, थीटा के सामने वाली साइड के लिए क्या करोगे, ए बी साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा अपॉन में रिलेटिव स्पीड का मॉड, तो -10 का स्क्वायर +20 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है 50,
साइन थीटा कितना है, tan थीटा अगर 2 है मतलब 2/1, ये ट्रायंगल ले लो जिसमें थीटा ये 2 होगा ये 1 होगा, तब tan थीटा इतना आएगा ना। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 2/√5 अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 10√5 है। तो ये हमारा ये कट जाएगा, ऊपर 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, √5 इंटू √5 5, तो 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड आया था ना लास्ट टाइम पे भी। समझ आया क्या क्या किया ना, ए को रोक दिया और बी का यहां से यहां तक का टाइम निकाला। श्रेयस जो भी डाउट है वो पूछना, क्या डाउट है। श्रेयस कुलकर्णी, कहाँ कोई डाउट है क्या। चलो एक और करा देता हूं। चलो एक और कर लेते हैं। मान लो एक पार्टिकल ए इधर से आ रहा है, इसकी स्पीड है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल इधर से आ रहा है, इसकी स्पीड है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल डिस्टेंस है कुछ 50 मीटर, और इसकी इनिशियल डिस्टेंस है ये कुछ 100 मीटर। तो हमें बताना है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसको रिलेटिव से करना है ना, उससे नहीं करना है, कैलकुलस से। कैलकुलस से भी हो जाएगा इजीली, कैलकुलस वाला यहाँ थोड़ा इजी पड़ता है, रिलेटिव थोड़ा टफ है, बट रिलेटिव का थोड़ा आइडिया आने के लिए ये करना जरूरी है। रिलेटिव से ही करो। पार्थ यही वाला बोल रहा है। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 5-5 सेकंड पे जाके मिल ही जाएंगे, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको, ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, 5 सेकंड पे ये भी ओरिजिन पे आएगा, ये भी ओरिजिन पे, तो दोनों मिल जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, इसको भी 100 कर देता हूँ। दोनों 100 है ना। क्वेश्चन चेंज किया यार, वो तो बहुत सिंपल हो गया था।
सॉल्व किया जाए। बी को ऑब्जर्वर बना रहा हूं यहाँ पे। चेक करते सर आएगा ना, अभी सॉल्व करते हैं फिर समझ आएगा ना। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो, अगर हमने बी को ऑब्जर्वर बना दिया, ए की स्पीड कितनी बोलेंगे? ए की वेलोसिटी है 10 आई कैप ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और बी जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और उसकी वैल्यू है 20 जे कैप। तो अगर हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया तो हम वी यू ए बी निकालेंगे ना, मतलब यू ए माइनस यू बी। तो 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप ना। तो बी वाला क्या देखेगा? बी वाला देखेगा कि मैं रुका हुआ हूं, ए केवल चल रहा है ना। तो अब इसको नेक्स्ट पेज पे बनाता हूं ना। हमने यहाँ पे इसको रोक दिया, बी को रोक दिया, अब केवल ए चलता दिखेगा। ए का जो वेलोसिटी है वो कितना है? 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप। 10 आई कैप किधर होगा? इधर को ना। 10 आई कैप किधर होगा? इधर को। और माइनस 20 जे कैप मतलब नीचे को। तो 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप का रिजल्टेंट इधर से जा रहा होगा ना कुछ। अब आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब वो इधर से जाएगा तो वो बी वाली लाइन जो बी को मिलाने वाली लाइन है, एक मिनट, पहले ये जो बी को मिलाने वाली लाइन है वो कितना एंगल बना रही होगी? ये एंगल देख लो, ये एंगल कितना आएगा? 45 ना, क्योंकि ये साइड कितनी हो रखी है? 100, और ये साइड भी कितनी है? 100। तो tan थीटा कितना आएगा? 100/100। tan थीटा की वैल्यू आएगी 1, मतलब ये 45 है ना। और जब हम रिलेटिव वेलोसिटी दिखाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी को दिखाएंगे, तो ये इधर को है 10 और इधर को है 20। 10 और 20, तो ये थीटा कितना आएगा? tan थीटा इक्वल टू 2 आ रहा है ना। यहाँ पे देखो tan, ये tan 45 1 है, और इसके वेलोसिटी की tan थीटा 2 है। तो ये 45 से के इधर से जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, या इधर से जाएगा? 45 वाली लाइन के ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा? कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ ना? ये ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन है, उस लाइन के यहां से जाना है, इधर से जाना है, या फिर इधर से जाना है, ये चेक कर रहे हैं। तो हमने tan थीटा निकाला ना। tan थीटा कितना है? 20/10, तो मतलब 2 ना। तो इसका मतलब ये 45 से ज्यादा एंगल से जा रहा होगा, इधर से कहीं जा रहा होगा। तो ये कुछ इस लाइन के लॉन्ग जाता दिखेगा ना। ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल थीटा होगा ना। और tan थीटा की वैल्यू 2 है, tan 45 1 है। tan 45 से tan थीटा ज्यादा था। तो जब बी ऑब्जर्वर बना तो वो क्या देख रहा है कि ए इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है ना। बी ऑब्जर्वर बना तो वो देख रहा है ए इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे ना। ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये मान लो सी। तो बीसी जो है यहाँ पे, यही मिनिमम डिस्टेंस है, डी मिनिमम मतलब बीसी। अब आप बीसी निकालोगे कैसे? अब देखो यहाँ पर ये पूरा एंगल थीटा है ना। मान लो हम यहाँ पे सबको कुछ कुछ नाम दे देते हैं, ये ओ हो गया, ये बी और ये डी। तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए डी देखें, ट्रायंगल ओ ए डी में देखें, तो एंगल ए कितना है? एंगल ए, सॉरी डी है, एंगल ए जो है वो डी है।
सॉरी थीटा। ट्रायंगल एओडी में एंगल ए कितना है, थीटा है ना। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो एओडी, इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है, थीटा है ना। ये 90 है, तो ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा ना, और ये एंगल आपका 90 है, तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब देखो हमें BC की वैल्यू चाहिए ना। अब अगर हम ट्रायंगल BCD देखें, ट्रायंगल BCD में एंगल B हमारा थीटा है, एंगल B थीटा आया ना, और BD यहाँ पे हाइपोटेन्यूस है ना, 90 के सामने वाली साइड है। तो हमें BC निकालना है, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड। तो हम BC कितना बोलेंगे, हाइपोटेन्यूस इनटू कॉस थीटा। ये बात सबको क्लियर है। BC निकालना है तो हम BD इंटू हाइपोटेन्यूस बोलेंगे ना। और BD कैसे निकालोगे, देखो ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे लिया था AOD, ट्रायंगल AOD में tan थीटा अगर हम लगाएं, ट्रायंगल AOD में tan थीटा की वैल्यू पता है ना, और ये वाली साइड पता है, तो ये वाली साइड आ जाएगी। और ये OB पता है, OB 100 है, और ये साइड निकाल के हम BD निकाल सकते हैं। ट्रायंगल AOD में अगर आप tan थीटा लगाओगे तो वो आएगा OD अपॉन में OA, और tan थीटा की वैल्यू 2 है, तो OD आ गया इससे OA इंटू 2। OA की वैल्यू कितनी थी, 100, तो ये आ गया 200। तो ये आपकी पूरी साइड कितनी हो रखी है, 200, और ये कितना दिया था, 100। तो ये कितना आ जाएगा, BD की वैल्यू 100 आ जाएगा ना। हंड्रेड इंटू कॉस थीटा, tan थीटा 2 है तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा 1/√5 ना। √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100√5 अपॉन में 5, मतलब 20√5 आया। कुछ समझ आया क्या क्या हो गया यहाँ पर। थोड़ा सा देखो ये भाई, अब और क्वेश्चन नहीं करा सकता फील कराने के लिए। अब तू आराम से घर पे सॉल्व कर, तभी फील आएगा। क्वेश्चन नोट कर ले और घर पे अब सॉल्व कर इसको, खुद से सॉल्व करेगा तभी फील आएगी। देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में कैलकुलस वाले मेथड से काफी इजी रहता है, रिलेटिव से ये थोड़ा लेंदी लगता है, काफी ज्योमेट्री वगैरह लगाना पड़ता है। तो और कोई तरीका नहीं है ना, फिर ऐसे ही करना पड़ता है। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी दिखानी पड़ेगी, ज्योमेट्री लगा के सोचना रहेगा कि इधर से जा रहा है या इधर से जा रहा है, फिर थीटा वगैरह लगाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ज्यादा बेटर है कि आप कैलकुलस से कर लो। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। श्रेयस, अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, नहीं तो खुद से एक बार सॉल्व करेगा तो अच्छे से फील आ जाएगी। हाँ आयुष, BC ढूंढा क्योंकि हमें डी मिनिमम चाहिए था ना। डी मिनिमम यहाँ पे कितना आ रहा होगा, बी से जब मैं देखूंगा, बी पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे देखो बी पे मैं बैठा हुआ हूँ और ए वाला ऐसे जाता दिख रहा है ना, वो तो इस पॉइंट से जब मैं मिनिमम डिस्टेंस सोचूंगा तो क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा। कोई भी अगर
एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो उस पॉइंट से उस लाइन की मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर वाली। हाँ, ऐसे कोई लाइन है, ये पॉइंट है, मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाली। तो बी यहाँ पे बैठा हुआ है और ए वाला इस लाइन के लॉन्ग जा रहा है, तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगी? परपेंडिकुलर डाल दूंगा। देखिए 45 कैसे मिला था? ये डिस्टेंस कितनी थी? 100। और ये भी डिस्टेंस कितनी है? 100। ना, ये 100 दिया है, ये भी 100 है, तो tan थीटा निकालेगा तो कितना आएगा? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो आप सब लोग सॉल्यूशन नोट कर लो और खुद से एक बार सॉल्व करना ना। तब आप जब एक एक पॉइंट पे ध्यान जाएगा, जब खुद से सॉल्व करोगे तब क्लियर होगा एकदम सही से। हाँ, 45 एंगल निकालेंगे तभी तो समझ आएगा कि डायग्राम कैसा बनेगा। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तभी हम डायग्राम बना पाएंगे ना। अगर tan थीटा 45 से कम होता तो ऐसे बनाते डायग्राम और इधर से परपेंडिकुलर डालते। डायग्राम बनाने के लिए दोनों एंगल देख के तभी डायग्राम बना पाएंगे ना। अबे श्रेयस, tan थीटा की वैल्यू 2 है तो cos थीटा कितना होगा ये समझाना पड़ेगा। tan थीटा 2 है, cos थीटा निकालना है। हाँ, नहीं तो कैलकुलस से कर लो ऐसे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्टाइल में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना। तो प्रोजेक्टाइल में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। वहां पे इतना एक कैलकुलेशन नहीं होता, वो थोड़ा सिंपली हो जाता है। जैसे मान लो दो प्रोजेक्टाइल हैं, ए और बी। एक को इधर को फेंका गया विथ स्पीड, मान लो कुछ 40 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है कुछ 30 डिग्री। और दूसरे को फेंका गया, एक सेकंड रुकना ना। दूसरे को मान लो हमने इधर को फेंका विथ स्पीड 100/3 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल है 37 डिग्री, और इनके बीच की ये डिस्टेंस है कुछ 50 मीटर। इसको कम करना पड़ेगा, ये मान लो है 20 मीटर। तो हमें बताना है कि ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कब आई होगी। यार ये तो टकरा जाएगा, एक सेकंड, टकराने नहीं देना है। इसको कुछ 50 मीटर पर सेकेंड कर दिया।
तो हमें बताना है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां पे देखो एक चीज और है, ये जो क्वेश्चन किया मैंने, देखो इस वाले मेथड से तो काफी लेंथी हुआ है, कैलकुलस से ठीक ठाक है। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 लाइन में भी कर सकते हैं। एक और थर्ड मेथड होता है, देखिए उसके लिए थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा, तो मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे इसको और एक थर्ड मेथड से करा दूंगा, तो उसमें बस 2 लाइन में हो जाएगा। बस आपको एक इक्वेशन लिखनी है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा है। तो एक मैं इसका अभी थर्ड मेथड बता दूंगा। ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया है ना? इसकी स्पीड दी है, एंगल दिया है, इसकी स्पीड दी, एंगल दिया है, तो हमें बताना है कि ये कब टकरा जाएंगे, वो वैल्यू। तो ये देखो, ये अभी मैं बता देता हूं ना, पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, तो मैं बता देता हूं। देखो इसमें आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे देखो सब चीज 2D 3D में है ना, तो आप यहाँ पे रिजॉल्व कर लोगे ना, रिजॉल्व करोगे तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आ रहा होगा, 20 कॉस, ये 40 कॉस 30 ना, 40 कॉस 30 कितना होता है, √3/2, मतलब 20√3। और इधर कितना आएगा, 40 साइन 30 1/2 होता है, तो 20। फिर ऐसे इसको हम इधर को रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 कॉस 37 को, 50 कॉस 37 मतलब 4/5, तो 40 आ जाएगा। और 50 साइन 37 3/5, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट सबको समझ आ गए? अब देखो यहां पर जब हम बी को ऑब्जर्वर बनाएंगे, कोई एक को ऑब्जर्वर बना लो ना, मान लो मैंने बी को ऑब्जर्वर बनाया, जब बी ऑब्जर्वर बनेगा तो वो क्या देखेगा ना, डायग्राम अब इधर बना रहा हूं, बी ऑब्जर्वर बनेगा तो वो देखेगा मैं रेस्ट पे हूं, और वो ए की वेलोसिटी से अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेगा। तो जो एक्स वाली वेलोसिटी होगी उससे एक्स वाली सब्ट्रैक्ट करेगा, वाई वाले से वाई वाली सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, आई कैप से आई कैप सब्ट्रैक्ट होता है, जे कैप से जे कैप ना। तो अगर जब बी ऑब्जर्वर बनेगा तो इसकी स्पीड कितनी है इधर को, 20, और इसकी कितनी है, 30। तो 20 से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना दिखेगा ना, 20 से 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो -10, -10 मतलब नीचे को दिखेगा 10 ना। बी जब ऑब्जर्वर बनेगा तो वो क्या देखेगा कि ए की इधर को स्पीड है 10 ना, बी को दिखेगा कि ए की वाई डायरेक्शन में स्पीड है नीचे को 10, और एक्स में देखो
इसकी इधर को स्पीड है 20√3 और इसकी इधर को है 40। तो ये जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा, ये तो को प्लस में है और ये इधर को माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20√3 माइनस ऑफ -40, तो ये कितना आ जाएगा, इधर को आ जाएगा 20√3 प्लस 40 ना, ऐसे आ जाएगा। तो बी जब देखेगा कि मैं रुका हुआ हूं ए के पास, एक तो ये स्पीड है एक्स में, इतनी स्पीड है और वाई में 10 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे जाता दिखेगा। बी क्या देखेगा, इसका और 10 का रिजल्टेंट नेट स्पीड ऐसे हो रही होगी ना, तो इस लाइन के अलॉन्ग जाता दिखेगा। देखो मैंने वैल्यू अभी रैंडम लिखी है ना, तो इसलिए √3 वगैरह आ गए हैं ना, यहाँ पे √3 वगैरह आ गया है। अगर अदरवाइज ये सब अगर नॉर्मल वैल्यू होती तो कैलकुलेशन इजी होता। ध्रुविल यहाँ पे सबको रिजॉल्व करना है ना, रिजॉल्व करना आपको आना चाहिए ना, कि अगर मान लो एक वेलोसिटी इधर को है 40 और ये एंगल है 30, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा ना। अब वो समझ आ गया तो रिलेटिव लगाना है ना। रिलेटिव लगाने के लिए जब बी ऑब्जर्वर होगा, हाँ ध्रुविल अनम्यूट करके बोलना, क्या कहाँ नहीं समझा वो समझा देता हूँ। हेलो, अनम्यूट करके बता ध्रुविल। 3। हेलो। हाँ हाँ ध्रुव। सर, अनम्यूट आवाज आया। हाँ हाँ। हाँ सर, वो सेकंड डायग्राम ने जो बना √3 वहां से वो समझा। देखो अगर कभी भी ध्यान रखो कि अगर एक पार्टिकल इधर को v1 से आ रहा है और एक इधर को v2 से आ रहा है, और अगर मान लो आपने एक को ऑब्जर्वर बनाया, तो इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी दिखेगी, ये तो देखो प्लस में है ना, तो प्लस v1 माइनस ऑफ -v2, तो कितना आ जाएगा v1 प्लस v2। तो यही किया है देखो यहाँ पर, इसकी इधर को कितनी है 20√3, v1 की वैल्यू कितनी है 20√3 और v2 कितना है -40 ना, इधर को जा रहा है ना, तो 20√3 माइनस ऑफ -40 ना, तो ये ऐड होकर के 20√3 प्लस 40 हो गया है। समझा ध्रुविल क्या बोल रहा हाँ हूँ। हाँ सर, हाँ सर, समझा सर। हाँ श्रेयस देखो दोनों अंडर ग्रेविटी है ना, दोनों अंडर ग्रेविटी जा रहे हैं, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना दिखेगा ए का बी के रिस्पेक्ट में, दोनों के लिए नीचे को जी लग रहा है ना, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 दिखेगा। मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पे जाता दिखेगा ना। ये एंगल मान लो कुछ थीटा आ रहा है, अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए ना, BC चाहिए, और AB की वैल्यू पता है, AB हमें पता है शुरू में दिया हुआ है 20, यहाँ पे थीटा हम निकाल लेंगे ना, tan थीटा कितना आएगा 10 अपॉन में 20√3 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 1/2√3 प्लस 4 ना, tan थीटा आ गया। और हमें हाइपोटेन्यूस पता है, ये AB की वैल्यू हमें पता है ना, AB की वैल्यू 20 है, और ये वाली डिस्टेंस हमें निकालनी है ना, मिनिमम डिस्टेंस, तो थीटा के सामने वाली साइड निकालनी है ना, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड, तो ये कितना आ जाएगा डी मिनिमम कितना आ जाएगा 20 साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू रैंडम लिखी, तो ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आ गई है ना, अगर ये आराम से थोड़ी छोटी होती तो हम साइन थीटा निकाल के डाल देंगे। अब मैं यही छोड़ देता हूँ ना, कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ गए आप ना। tan थीटा पता है तो साइन थीटा तो सबको निकालना आता है ना, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। tan थीटा पता है तो साइन थीटा निकाल के यहाँ डाल देंगे ना। ये जब वैल्यू थोड़ी सिंपल आती है, मैंने रैंडम लिखा ना इसलिए गड़बड़ हो गया, अगर थोड़ा सा सिंपल वैल्यू आता तो आराम से ये सॉल्व हो जाता।
तो अब आगे नहीं करूं चलेगा? सबको समझ आया ना क्या क्या किया है? आपको एक को ऑब्जर्वर बनाना है, दूसरे को चला देना है। तो वहां पे क्या दिखेगा? एक रुका हुआ दिखेगा, दूसरा ऐसे लाइन पे जाता दिखेगा। तो परपेंडिकुलर डालना है, ये डिस्टेंस चाहिए होगी, ये पता रहेगा, ये एंगल पता हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड पता है, ये स्पीड पता है, तो ये एंगल पता है ना। फिर आप ये लगा दोगे यहाँ वाली साइड इंटू साइन थीटा लगाओगे तो ये आ जाएगा। आयुष tan थीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पे निकाल के डाल देंगे साइन थीटा की वैल्यू। अब आगे और क्या करेंगे? मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं ना, अब ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होगा तो छोड़ दे रहा हूं। जेई में हमेशा ध्यान रखो, आपको लंबे कैलकुलेशन नहीं पूछे जाते ना। टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टी के लिए बताओ, यहाँ पे क्या करोगे? ए से सी तक की डिस्टेंस ना, यहाँ पे जब आया तब मिनिमम हुआ ना, तो ए से सी तक की डिस्टेंस अपॉन में ये जो रिलेटिव स्पीड आई है वो ले लोगे ना। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? इसका और इसका सम निकालोगे ना अंडर रूट करके। ये पता है, ये पता है, तो ये आ जाएगा नेट रिलेटिव स्पीड। तो टाइम कितना आ जाएगा? और AC कितना आएगा? AB cos थीटा ना अपॉन में UAB। नहीं सोनाली, ऐसा कुछ नहीं होता ना, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही टाइम पे अपनी मैक्सिमम हाइट पे आए हो ना। हो सकता हो एक पहले आया हो, एक बाद में आया हो, तो जब तक दूसरा मैक्सिमम हाइट पे आया तब तक पहले वाला कहीं और पहुंच गया है। समझ आया सबको क्या करना है इस टाइप के प्रॉब्लम में? आपको एक को ऑब्जर्वर बनाना है और दूसरे की रिलेटिव स्पीड लिख लेनी है, एक्स वाली अलग वाई वाली अलग, और एक्स और वाई का नेट लेकर के लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर परपेंडिकुलर डाल करके ये वैल्यू निकालनी है ना। अगर एक्स वाली वेलोसिटी पता है, वाई वाली वेलोसिटी पता है, तो थीटा आ जाएगा, और ये साइड पता है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया है, कॉन्सेप्ट सब लोग समझ लो ना। कैलकुलेशन तो हो जाएगा एग्जाम में, इसी हिसाब से आएगा कि आराम से हो जाए सॉल्व। बाकी अभी मॉड्यूल करोगे तो और हो जाएगा, समझ आ जाएगा कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलूं? आज की क्लास में सब यही यही चीजें हैं जो थोड़ा टफ टफ लग रही होंगी। अब नेक्स्ट हमें देखना है रेट ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। वो अगली क्लास में करेंगे, इसके होने के बाद, इसके होने के बाद रेन मैन के, फिर रिवर ब्लोट के ना। अभी वो जो पीछे क्वेश्चन किया था उसका एक शॉर्टकट बताना था, तो वो अब कराने जा रहा हूं ना। देखो, अगर दो पार्टिकल हैं ना, एक की मान लो कुछ वेलोसिटी इधर को VA है, और इनको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग ये एंगल कुछ अल्फा है। दूसरे की स्पीड मान लो कुछ इधर को UVB है, और ये एंगल कुछ बीटा है। तो जब आप इसको ऐसे रिजॉल्व करोगे, इधर आ जाएगा VA cos अल्फा और इधर आ जाएगा VA sin अल्फा। इसको रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा VB cos बीटा और इधर आ जाएगा VB
साइन बीटा। अब देखो यहां पर जैसे इस इंस्टेंट पे देखा जाए, इस इंस्टेंट पे देखा जाए तो बी के रिस्पेक्ट में ए पास आएगा या दूर जाएगा, वो बात किस पे डिपेंड करेगी? इनकी ये वाली जो वेलोसिटी है, इनको जो मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उस पे डिपेंड करेगा। अगर ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ तो ये पास आ जाएगा, अगर ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ तो वो दूर चला जाएगा ना, इस पे नहीं डिपेंड करेगा। इस इंस्टेंट की बात हो रही है ना, किसी भी इंस्टेंट पर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास आएगा, मतलब रेट ऑफ अप्रोच या किस रेट से दूर जा रहा है वो डिपेंड करता है उनको जो मिलाने वाली लाइन है उस लाइन को के एलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, उसके परपेंडिकुलर वाले पे डिपेंड नहीं करेगा ना? तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने बी को ऑब्जर्वर बनाया तो ए का रिलेटिव वेलोसिटी कुछ आया, ए का कुछ रिलेटिव वेलोसिटी आया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर को कुछ और एक इधर को ना, ये मैंने रैंडम दिखाया है, ये कंपोनेंट ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है ना। तो जब बी देखेगा तो ए पास किस कंपोनेंट की वजह से आते दिखेगा, इस कंपोनेंट की वजह से ना, इसके वजह से नहीं, इसके वजह से वो सर्कुलर पाथ पे घूमता दिखेगा ना, इसके वजह से लगेगा कि वो एक सर्कुलर आर्क पे जा रहा है और इसकी वजह से वो पास आता दिखेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अगर कोई चीज मान लो, अगर किसी का वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, अगर ये मान लो सर्कल पे जा रहा है तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी क्या? सर्कुलर पाथ पे जाने की वजह से डिस्टेंस चेंज नहीं होती ना, मतलब तो जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होती है उसके वजह से डिस्टेंस चेंज नहीं होती ना। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट की वजह से डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस चेंज किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से ना। तो जो ये रिलेटिव वेलोसिटी का इधर को कंपोनेंट आएगा ए बी के लॉन्ग ना, उसको हम बोलेंगे कि वो रेट ऑफ अप्रोच होगा अगर वो इधर को है, और अगर वो इधर को हुआ तो बोलेंगे वो रेट ऑफ सेपरेशन है ना। तो रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वो रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। कहीं पे भी अगर एक पार्टिकल के पास किस रेट से दूसरा पार्टिकल आ रहा है ये निकालना है, तो हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। मान लो ये एंगल हमारा थीटा है तो इधर कंपोनेंट आया वी ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, रेट ऑफ अप्रोच है। अगर ये वी ए बी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट आएगा, अगर इनके बीच की डिस्टेंस डी है और अगर ये वी ए बी कॉस थीटा कॉन्स्टेंट है तो उसको उसके पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वी ए बी कॉस थीटा इंटू टी। अगर मान लो टी टाइम बाद वो मिल रहा है तो इंटू टी। और अगर ये वेरिएबल है, अगर ये वाला टर्म कांस्टेंट था तो हम ऐसे कर देंगे, अगर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, जो भी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा इंटू डी टी, इंटीग्रेट करेंगे तो डी आ जाएगा। इसको अभी बस ये लिख देता हूँ, वी अप्रोच, जिस स्पीड से वो अप्रोच कर रहा है, अगर अप्रोच वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वी अप्रोच इंटू टी करने से वो टी टाइम बाद उसके पास आ चुका होगा, जहां पे डी उनके बीच की डिस्टेंस है, तो कुछ टी टाइम बाद हमने मान लिया पास आ जाएगा, तो ऐसे करके निकाल लेंगे टी की वैल्यू। तो हमें अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, रेट ऑफ अप्रोच या सेपरेशन क्या होती है, ये क्या है, इट इज कंपोनेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी
along line joining A and B। ए और बी क्या है, पार्टिकल्स के नाम है ना, तो जो पार्टिकल्स हैं उनके अलोंग जो लाइन जा रही है उसके अलोंग की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अब मैं एक कोई एग्जांपल लेता हूं तो वहां से समझ आ जाएगा ना कि क्या होगा रेट ऑफ अप्रोच। अब देखो, जैसे मान लो एक पार्टिकल इधर को जा रहा है ए विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और एक पार्टिकल इधर को जा रहा है बी विथ 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, रेट ऑफ अप्रोच कितना है। देखो, अगर ये वाला पॉइंट अगर ज्यादा ना समझ आया होगा तो वो अभी बाद में समझा दूंगा ना, अभी ये जब क्वेश्चन करेंगे तो ये पॉइंट समझ आ जाएगा। बस अभी आपको इतना समझ लेना है कि रेट ऑफ सेपरेशन या रेट ऑफ अप्रोच किसके वजह से वो पास आते हैं या दूर जाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव वेलोसिटी के कंपोनेंट पे। किधर को कंपोनेंट, उनको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग। तो अब जैसे यहाँ पे ए वाला इधर को जा रहा है और बी वाला इधर को जा रहा है, और यहाँ पूछा जाए कि भाई बताइए रेट ऑफ अप्रोच कितना है या रेट ऑफ सेपरेशन कितना है, तो आप क्या करोगे, इनको मिलाने वाली लाइन ले लोगे। तो इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है, 20, उसके परपेंडिकुलर 10 है। कोई एक को ऑब्जर्वर बना लो, कोई भी एक को, मान लो हमने ए को ऑब्जर्वर बना लिया, ए को ऑब्जर्वर बना लेंगे तो ए क्या देखेगा, बी का एक्स में कम वेलोसिटी देखेगा 20, और वाई में तो इसका कुछ भी नहीं है ना, तो इसमें हम बोलेंगे 0। 0 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना दिखेगा, -10। जो ऑब्जर्वर है उसका सब्ट्रैक्ट करना रहेगा ना। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ अप्रोच कितना बोलोगे, 10 की वजह से वो पास नहीं आएगा ना, 20 की वजह से पास आएगा। और 20 देख लो उसको जो ए की तरफ है तो इसलिए पास आ रहा है, तो इसको रेट ऑफ अप्रोच बोलेंगे। अगर 20 इधर होता तो उसको रेट ऑफ सेपरेशन बोलते। तो यहाँ पे रेट ऑफ सेपरेशन, रेट ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट ऑफ अप्रोच हम बोलेंगे 10 है। ठीक है, सबको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी केवल हमने रेट ऑफ अप्रोच निकाला ना, सॉरी 20 रेट ऑफ अप्रोच निकाला ना। रेट ऑफ अप्रोच केवल कौन सी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, ए और बी को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग वाली रिलेटिव वेलोसिटी पर। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखो, मान लो एक पार्टिकल इधर को जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ए वाली वेलोसिटी, और बी वाला ऐसे जा रहा है विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट, बी वाला मान लो ऐसे जा रहा है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि रेट ऑफ अप्रोच होगा या रेट ऑफ सेपरेशन होगा, और उसकी वैल्यू क्या कितनी होगी। वी अप्रोच या फिर वी सेपरेशन निकालना है।
हाँ, रेट ऑफ सेपरेशन होगा यहाँ पे और 10 होगा। यहाँ पे हम जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला तो ऑलरेडी इसको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग है, इसको रिजॉल्व करना है। तो इसको रिजॉल्व करना है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 cos 60। cos 60 मतलब 1/2 मतलब 20, और इधर को निकालेंगे तो 40 sin 60, sin 60 मतलब √3/2, तो 20 √3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a इधर को जा रहा है 10 से, और b के दो कंपोनेंट है, इधर को 20 और इधर को 20 √3। तो अगर मान लो a ऑब्जर्वर बनेगा तो a को क्या दिखेगा, अगर a ऑब्जर्वर बनेगा, ऑब्जर्वर कोई कोई बना सकते हो ना, हमेशा उसको बनाओ जहां से इजी दिखे। तो अगर हम a को ऑब्जर्वर बना देंगे तो वो रुक जाएगा। तो अब जब वो ऑब्जर्वर बनेगा तो वो अपनी वेलोसिटी, इसकी x में वेलोसिटी है ना, तो x वाले से सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कितना दिखेगा, इधर को 10, इधर वाला 10 दिखेगा, और ऊपर वाला उसका y में तो था ही नहीं, a का y में कोई वेलोसिटी नहीं है ना, तो b का भी y में जो है उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब यही दिखेगा। तो ये आ जाएगा 20 √3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है इसके वजह से वो दूर जाता दिखेगा इस इंस्टेंट पे। अगले इंस्टेंट पे क्या होगा वो अलग बात है, इस इंस्टेंट पे वो 10 की वजह से दूर जा रहा होगा। तो इस इंस्टेंट पे रेट ऑफ सेपरेशन बोलेंगे कितना है, रेट ऑफ सेपरेशन है, और वो कितना है 10। ठीक है, सबको रेट ऑफ सेपरेशन और रेट ऑफ अप्रोच निकालना आ गया। अब इसको यूज करते हुए नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तो वो प्रॉब्लम मैं अभी दे देता हूं, आपको सोच के आना है ना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। मान लो एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसके वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल हैं, ए बी सी। एक सेकेंड आर्यन, ए हमेशा बी की तरफ चलेगा विथ स्पीड यू, बी हमेशा सी की तरफ चलेगा विथ स्पीड यू, सी हमेशा ए की तरफ चलेगा विथ स्पीड यू। इनके बीच की ये डिस्टेंस कुछ डी है ना, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड लेंथ डी है। ए हमेशा ध्यान रखना बी की तरफ चलेगा, ए की वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा बी की तरफ है, बी आगे जाएगा तो ए भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। बी हमेशा सी की तरफ चलेगा, जैसे सी आगे बढ़ेगा बी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और सी हमेशा ए की तरफ चलेगा। सबकी स्पीड सेम है, डिस्टेंस ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है डी है, तो हमें बताना है कि ये कब मिल जाएंगे। फाइंड, ये क्या है भाई, फाइंड टाइम व्हेन all the 3 particle ना, हमें ये बताना है कि वो कब टकराएंगे, वो टाइम निकालना है। हाँ श्रेयस, 5 मिनट लगेगा, कर लिया जाए क्या? श्रेयस ने कर ही दिया तो कर ही देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जैसे ही बी आगे को जाएगा ए अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ना, जैसे सी आगे जाएगा बी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, और ए इधर गया वैसे सी अपना डायरेक्शन, तो सब अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना। तो सिमेट्री से कुछ डायग्राम ऐसा दिख रहा होगा, ए कुछ ऐसे चेंज करता आ रहा होगा, बी कुछ ऐसे चेंज करता आ रहा होगा, और सी कुछ ऐसे चेंज करता आ रहा होगा, और सब आकर के यहाँ सेंटर पे मिलेंगे ना, ट्रायंगल के सेंटर पे। और कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो ये तीनों पार्टिकल को मिलाने से एक आपको ट्रायंगल दिखेगा।
इक्विलैटरल ट्रायंगल ना। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल छोटा होता जा रहा है और रोटेट कर रहा है ना, लगातार ये ऐसे ट्रायंगल रोटेट करता दिखेगा ना, ऐसे रोटेट होता दिख रहा है ना? और साथ में ट्रायंगल का साइड छोटा होता जा रहा होगा ना, बाद में ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, यहाँ फिर ट्रायंगल बनेगा, ऐसे ट्रायंगल छोटा होते होते लास्ट में जाके सेंटर पे मिल जाएगा। इमेजिन हो पा रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब देखो यहाँ पे कोई भी टाइम पे अगर हम देखें तो इनका जो रेट ऑफ अप्रोच आएगा वो देखो कितना आएगा। ए बी की तरफ यू स्पीड से जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? u cos 60 ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है ना, मतलब u/2। तो रेट ऑफ अप्रोच कितना है यहाँ पर? u + u/2 मतलब 3u/2 ना, ये रेट ऑफ अप्रोच है। और मान लो जब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया, इस टाइम पे रेट ऑफ अप्रोच कितना आएगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, यू बी की तरफ चल रहा है और बी सी की तरफ चल रहा है। अभी भी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना तो ये 60 है, तो फिर से यहाँ कंपोनेंट निकालोगे तो u cos 60, तो थोड़ी देर बाद भी निकालोगे तो रेट ऑफ अप्रोच कितना आएगा? ये हमेशा सिमेट्री से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते जाएंगे ना, और ट्रायंगल छोटा होता जाएगा, तो अभी भी रेट ऑफ अप्रोच कितना होगा? u, और इसका u का u cos 60, 3u/2 ना। जब अपोजिट में रहते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी के टाइम में ऐड हो जाता है ना, अगर अपोजिट में कंपोनेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी के टाइम में ऐड हो जाएगा। पाथ कोई डाउट है तो पूछ लो, पाथ से रोडे। तो अब देखो इनके पास आने का रेट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है। हर टाइम पे ये ट्रायंगल बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हर टाइम पे जो पास आने का रेट होगा वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। और इनको कितना पास आना है? इनको कितना पास आना है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी शुरू में? डी है ना, तो डी पास आना है, तो टाइम कितना लग जाएगा? इनको पास आना है डी, और किस रेट से पास आ रहे हैं? 3u/2, तो टाइम लग जाएगा 2d/3u। समझ आया सबको क्या बोल रहा हूं? ना, तो वहां पे देखो मैं यही बोल रहा था कि अगर कोई भी चीज के पास आने का रेट कांस्टेंट है, पास आने का रेट कांस्टेंट है, तो पास आने का रेट इनटू टाइम बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जितना पास आना है ना, जितना पास आना है। तो इससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, 2t/3u। अब एक एक मिनट का बस एक क्वेश्चन और है तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, अब आधा बीच में छोड़ना सही नहीं है। एक स्क्वायर है जिसके हर एक वर्टेक्स पे ऐसे 4 पार्टिकल हैं, ए बी सी डी, और ये बीच की डिस्टेंस डी है। स्क्वायर है ना, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की तरफ चल रहा है विथ स्पीड u। ए बी की तरफ चल रहा है, बी सी की तरफ, सी जो होगा डी की तरफ, और डी ए की तरफ। हमेशा डायरेक्शन जो होगा ए का बी की तरफ होगा ना, बी चेंज जाएगा कहीं और तो ए भी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ए का डायरेक्शन बी की तरफ, बी का डायरेक्शन सी की तरफ, सी का डी की तरफ, डी का ए की तरफ। तो हमें बताना है कि ये कब कोलाइड करेंगे। हाँ, d/u ना। सबको यहाँ देखो, कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो सिमेट्री से क्या बनेगा, ये ऐसे चलता हुआ आएगा,
बी ऐसे आ रहा है, सी ऐसे आ रहा होगा और डी, सॉरी, सी ऐसे आ रहा होगा और डी ऐसे आ रहा होगा। तो ये सब आकर के ऐसे सेंटर पे मिलेंगे ना। कोई भी टाइम पे आप देखोगे तो ये हमेशा सिमेट्री से ऐसे एक स्क्वायर बना रहे होंगे। स्क्वायर जो होगा वो रोटेट होता दिखेगा और छोटा होता दिखेगा। लेकिन कोई भी टाइम पे अगर आप इनका रेट ऑफ अप्रोच देखो तो वो u आ रहा होगा ना। कोई भी टाइम पे रेट ऑफ अप्रोच कितना होगा, v अप्रोच हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो u से जा रहा है इधर को और एक इधर को जा रहा है, इसका इधर कंपोनेंट नहीं है ना, तो रेट ऑफ अप्रोच u है ना। तो हमेशा वो u रेट से पास आते जा रहे हैं और u कांस्टेंट है, तो d पास आने में कितना टाइम लग जाएगा, d अपॉन u। ठीक है, क्लियर है सबको। ये वाला आर्यन, आज की क्लास देखो थोड़ा सा हार्ड थी, तो आप सारा नोट अच्छे से करके खुद से सब अच्छे से ट्राई करो ना। यू कौन सा यार, तू अनम्यूट करके बता ना आयुष, तभी तो समझ आएगा मैं कि कहाँ तुझे नहीं समझ रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ आयुष बता। सर वो स्क्वायर में जो वी अप्रोच आया हाँ सर, तो वो यू कैसे आया? देख, इसका इधर को कितना है, इस लाइन के लॉन्ग ए का वेलोसिटी कितना है u, और b का यू। कितना है, b का ये एंगल 90 है, तो b का इस लाइन के लॉन्ग कितना कंपोनेंट आएगा, u cos 90, u cos 90, हाँ 90 जीरो होता है ना, हाँ। तो इसका इधर तो कोई कंपोनेंट है नहीं है ना। नहीं है, नहीं है। तो फिर अब बस यही आ रहा है ना, तो u माइनस जीरो u ही रह जाएगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेगा तो। ओ अच्छा, समझा सर। ओके, हम्म। थैंक यू सर। तो होमवर्क में देखो, हाँ देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सिमेट्री होगी तभी सॉल्व करते आएगा ना। ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेगुलर हेक्सागन हो सकता है, कोई भी ऐसा होगा जहाँ पे सिमेट्री हो, तो वही छोटा होता जाएगा, रोटेट होता जाएगा। तो होमवर्क में देखो आपको रिलेटिव वेलोसिटी में क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, रेन बोट और रिवर बोट और रेन मैन वाले प्रॉब्लम नहीं करने हैं। बाकी आप ट्राई करना स्टार्ट कर दो, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ना, अब थोड़ा सा ही बचा है एकदम। नेक्स्ट क्लास में एक तो आपको शॉर्टकट बता दूंगा इसका, अब रेट ऑफ अप्रोच से करोगे ना तो ये बहुत एकदम एक लाइन में हो जाएगा। तो होमवर्क में, या एक काम करता हूँ, होमवर्क अभी नहीं देता हूँ, आप केवल आज जो पढ़ा है कि आज अच्छे से उसको सबको खुद से सॉल्व कर लो ना, खुद से सब लोग सॉल्व कर लो। अगर टाइम मिले ना, अगर टाइम मिले तो रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, इसका इसके हेडिंग के अंडर के क्वेश्चन कर लेना ना, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, एक्सरसाइज 1 और 2 से रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन वाले क्वेश्चन। 2D मत करना अभी, 1D बस करना। हाँ ठीक है, नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, अब क्लोज कर रहा हूँ क्लास। चलो बाय बाय एवरीवन।